सो डियर फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR का एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं और देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो है कैसे यहाँ इवेल्युएट होता है या उसका अप्रेजल होता है, कैसे उसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है। सपोज वी हैव ए प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज दिए हैं प्रोजेक्ट के। अभी इनिशियली तुरंत आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब माइनस का मतलब इन्वेस्टमेंट होगा, आउटफ्लो होगा, और पहले साल के एंड में आपको 2.5 लाख रुपए इनफ्लो होगा प्लस पॉजिटिव वैल्यूज मतलब इनफ्लो, और दूसरे साल के एंड में 2.5 लाख का इनफ्लो होगा, तीसरे साल के एंड में 10 लाख रुपए का इनफ्लो होगा। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए कि फर्म को आपको फाइंड आउट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। दूसरा, सपोज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC इज 20% एंड द फर्म्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 40%। इन द अबव केस व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर द फर्म। कह रहे हैं कि अगर कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे हम WACC कहते हैं, अगर 20% है, फर्म ने 20% पे पैसे कहीं से उठा रखे इन्वेस्टमेंट के लिए, उठाए हैं या उठा रही है, और फर्म का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 40%। कंपनी चाहती है कि 40% का वो रिटर्न किसी भी प्रोजेक्ट पे कमाए। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि आपकी सलाह क्या है फर्म के लिए। क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस केस में या नहीं। तो सबसे पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम फाइंड आउट कर लें। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आप जानते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट द डिस्काउंट रेट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू of all the cash inflows equal to the initial investment। फॉर्मूला आप ऐसे लिख लीजिए। एनपीवी के नजरिए से अगर आप देखें तो ऐसे है कि पहले साल के एंड में जो इनफ्लो होगा उसको डिस्काउंट करिए, प्लस दूसरे साल के एंड में जो आपको इनफ्लो मिलेगा उसको डिस्काउंट करिए, तीसरे साल के एंड में आपको एक इनफ्लो मिलेगा उसको आप डिस्काउंट करिए। पावर बढ़ती जा रही है। तो 3 ही साल का प्रोजेक्ट है, हम इससे ज़्यादा इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं। -C इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ आपको ये इनफ्लोज दिए हैं, एनपीवी आपको करना है 0। ये जो भी इनफ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर करनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के किसी रेट से डिस्काउंट करके। तो वो रेट ऑफ डिस्काउंट हमें बस ढूंढना है यहाँ पे, वही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो पहले साल के एंड में आपको कितना इनफ्लो हो रहा है, 2.5 लाख रुपए। आप डिस्काउंट करेंगे किसी रेट से, अभी रेट हमें नहीं मालूम है, प्लस दूसरे साल के एंड में भी 2.5 लाख रुपए का इनफ्लो है। 1 + r⁻², यहां r⁻1 रख दीजिए, वैसे 1 का मीनिंग कुछ है नहीं, प्लस 10 लाख रुपीज थर्ड ईयर के एंड में आपको इनफ्लो होगा, इसको भी आप डिस्काउंट करिए। और इनकी प्रेजेंट वैल्यू, टोटल इनका प्रेजेंट वैल्यू इसका बराबर होना चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो सिंपल है कि यहां किस रेट से ये आर कितना रखें, 25%, 30%, 50%, कि इन इनफ्लोज को डिस्काउंट करने पे इनकी प्रेजेंट वैल्यू, इनका टोटल बराबर आए 5 लाख के। ये 2.5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, इनको किस रेट से डिस्काउंट करें कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू, इनका टोटल बने 5 लाख के बराबर।
तो रेट ऑफ डिस्काउंट हमें ढूंढना है, बस वही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहां हम IRR को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट रेट्स जो है डिस्काउंट के ट्रायल एंड एरर बेसिस पे लगा के देखते हैं। ये हम मान लो डिस्काउंट करते हैं 50% से। 50% का मतलब 0.5 से 0.50 से। तो आपका आंसर आ रहा है, ये हमें एनपीवी 0 करना है, इनका अंतर 0 आए, मतलब ये बराबर हो जाए इसके, तभी 0 होगा। तो हम देखें जरा 50% से डिस्काउंट करने पे कितनी वैल्यू इन इनफ्लोज की बन रही है। 1,66,666 प्लस 1,11,111 प्लस 2,96,296 माइनस 5 लाख। तो क्या ये बराबर 0 हो रहा है? इनका टोटल क्या 5 लाख बन पा रहा है? ये बन रहा है आपका, इनका टोटल एक्चुअली बन रहा है कितना, 5,74,073 रुपए, 5,74,073 रुपीज माइनस 5 लाख। तो ये तो बराबर नहीं हो पाया, ये अमाउंट बराबर नहीं हो पाया 5 लाख के, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ आएगी, दैट मींस इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों का अंतर 0 नहीं बन पाया, एनपीवी 0 नहीं हुआ, दैट मींस इसको हम इन कैश इनफ्लोज को और बड़े रेट से डिस्काउंट करें तो शायद ये वैल्यू डिस्काउंट होने के बाद और कम होके 5 लाख के आसपास आ जाए। तो इस बार हम इसे डिस्काउंट करते हैं 60% से। हम 50% की बजाय इन इनफ्लोज को डिस्काउंट करते हैं 60% से और देखते हैं इन इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल क्या 5 लाख के बराबर बनता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर बनता है। तो 60% से डिस्काउंट करते हैं, मतलब 60% से जब हम डिस्काउंट करते हैं तो इन कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बन के आती है आपकी, पहले 2.5 लाख रुपए की बन के आ रही है आपकी 1,56,250 रुपए, और दूसरे साल के एंड में जो 2.5 लाख मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है 97,656 रुपए, और थर्ड ईयर के एंड में जो 10 लाख रुपीज मिल रहे हैं उनकी वैल्यू निकल के आ रही है 2,44,140, और इनका जब टोटल हम करते हैं तीनों का, इनकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बन रहा है आपका 4,98,046 रुपए, जो कि करीब करीब 5 लाख के बराबर ही है। और ऑन एन एवरेज या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट रेट 60% है वो आपका सही है। वो 60 से थोड़ा सा कम आप रखेंगे तो पूरा 5 लाख इनकी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, थोड़ा 60 से कम। तो आप ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली में मान सकते हैं कि 60% इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस प्रोजेक्ट। 60% IRR आपका निकल के आया, IRR आपका आया यहां 60%, मतलब 60% से डिस्काउंट करें इन कैश इनफ्लोज को तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ रही है। तो IRR पहला पूछा उसने, IRR कितना आया आपका 60%। दूसरा चीज उसने पूछा कि फर्म का
WACC तो दिया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, फर्म ने कहीं से 20% पे पैसा उठा रखा है और उसका रिक्वायर्ड रेट है कितना, रिक्वायर्ड रेट फर्म का है 40%। कंपनी चाहती है 40% का रिटर्न, 20% तो उसे कॉस्ट ही देनी पड़ेगी। तो क्या फर्म को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए जिसका IRR 60% है? हाँ, क्योंकि IRR अगर बड़ा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप तो 40% चाहते हैं लेकिन प्रोजेक्ट आपको दे रहा 60%, तो आपको प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फर्म should accept the project because the IRR इंटरनली जो कैलकुलेट होकर रिटर्न का रेट आया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड और required, greater than the required rate of return. So the firm should accept the project.